नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष प्रत्यक्ष। हजारों अभी पेरेंट्स एक ही शहर की तरफ भाग रहे हैं। हजारों बच्चे एक ही शहर में जाने का सपना देख रहे हैं। हजारों आंखों में सपने हैं जिंदगी बनाने के, और इन्हीं सपनों के कारण ये भागम भाग मची हुई है। कईयों के सपने यहाँ पर पूरे हो जाते हैं और कईयों के सपने अधूरे रह जाते हैं, और कुछ लोगों के तो सपने इस कदर बिखरते हैं कि उनके घर का चिराग तक बुझ जाता है, उनके घर की बेटी तक नहीं रहती, आत्महत्याएं तक हो जाती हैं। यह शिक्षा का स्वरूप है इस कोटा शहर का। मैं आज कोटा शहर के इस स्वरूप के विषय पर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में कोटा शहर में एक कोचिंग संस्थान ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उसने अपने सक्सेस हुए स्टूडेंट्स को बुलाया, शहर को घुमाया, कार्यक्रम आयोजित किए, एक पूरा पिकनिक की तरह एक कार्यक्रम आयोजित किया। जबकि इस समय की स्थिति यह है कि पेरेंट्स और बच्चे टेंशन में चल रहे हैं, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है। इस तनाव के माहौल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सफल लोगों की जिंदगी को दिखाया गया है और यह भी बताया गया है कि वो सफल लोग क्या कहते हैं। इस सफलता की इबादत जो लिखी है इन लोगों ने, उसको दिखाया गया है। सफल डॉक्टर्स को बुलाया गया, डॉक्टर्स शहर को घूमे, मंच पर पहुंचे, उनको सम्मानित किया गया, उनकी सफलता का गुणगान किया गया और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस कोचिंग संस्थान का कितना योगदान है उनके जीवन को ऊपर तक पहुंचाने में या यहाँ तक पहुंचाने में। कार्यक्रम अच्छा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस तरीके के कार्यक्रम मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन क्या ये कार्यक्रम मोटिवेशन इतना जरूरी है? इस बात पर भी विचार करना इन कोचिंग संस्थानों के लिए जरूरी है। मोटिवेट आप बच्चे को कितना करेंगे? जितना वो मोटिवेट हो रहा है उतना ज्यादा वो टेंशन लेता जा रहा है, तनाव में आता जा रहा है। उसको तनाव से बाहर निकालने के लिए शायद आप ऐसे लोगों को बुलाते जो उसको तनाव से बाहर। अगर ऐसे कार्यक्रम इस समय पर आयोजित हो रहे हैं तो इनके मायने होते हैं। ये मायने केवल व्यवसायिक है। इस बात को समझना होगा कि आज ये कोचिंग इंडस्ट्री जो कोटा शहर में डेवलप हुई है, ये एक व्यवसायिकता की अंधी दौड़ में आगे बढ़ती जा रही है। व्यवसायिकता यहाँ पर इतनी हावी हो गई है कि बच्चे को छठी कक्षा से ही शेप देने की कोशिश होने लगी है। क्या ये शेप पहले भी दी जाती थी? क्या आज से 25 साल पहले जब ये कोचिंगों में मेडिकल में स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे तब भी ऐसा ही माहौल था? क्या तब भी बच्चों को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता था? क्या तब भी पेरेंट्स 5वीं 6ठी कक्षा से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगते थे? 1995 बैच, डॉक्टर उषा ब्रिजवानी। उस टाइम पे 15th रैंक थी पीएमटी में। प्रेशर की बात कहीं बोले तो प्रेशर तो था ही नहीं, बिल्कुल भी कभी लगा ही नहीं। मतलब साथ में 500 550 जने होते थे हम एलन में, पर कभी भी नहीं लगा। और एलन की जो टेस्ट सीरीज़ और जो टेस्ट लेने का तरीका था वो इतना ईजी गोइंग था कि आखिरी तक आते आते हम जो एग्ज़ाम देने गए थे पीएमटी का, तो लगा ही नहीं कि एग्ज़ाम पीएमटी का देने जा रहे हैं, क्योंकि इतना फुल प्रूफ परफेक्ट तैयार किया था कि कहीं कोई टेंशन और स्ट्रेस तो था ही नहीं। और अभी पता नहीं इतना स्ट्रेस क्यों हो गया है। हमारे टाइम में हमारे टीचर्स से इन्होंने इतना अच्छा तैयार किया था कि, और ये भी था कि होगा ही, और अंडर 100 होगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस था। मतलब ठप्पे से बोलते थे सर 100 के अंदर ही आएंगे, आप देख लें। 100 नहीं, पहले तो 50 क्या ये अंतिम रहा है या स्टूडेंट्स को और भी बहुत रहा है। मेरा खुद का बच्चा मेडिकल में कर रहा है, तो मैंने पहले से ही ऑप्शन सर्च करके रखे हैं और उसको बोला है तेरा होता है तो ठीक है, नहीं तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, IIT है, और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास जो बायो और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इजीली अवेलेबल है। पर वही है कि उनको लगता है नीट से अच्छे तो हमारे से आगे बहुत है। मेरे साथ वाले जिनका नहीं हुआ है वो मेरे से बहुत आगे। तो इट इज़ नॉट ओनली नीट, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम लोगों ने बहुत इजीली पढ़ाई की। ठीक है, पढ़ना तो डेफिनेटली कोई टारगेट तो होना चाहिए, तो टारगेट था, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, या पेरेंट्स ने कोई लोड दिया हो या टीचर्स ने, सब ने सपोर्ट किया और हम लोग भी बहुत ईजी गोइंग में पढ़ के निकल गए। आज आप चिकित्सकों से बात करोगे या विशेषज्ञों से बात करोगे या विशेषज्ञों को पढ़ोगे तो वो ये बताते हैं कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से शेप लेता है
और उम्र से पहले अगर आप उसको शेप देने की कोशिश करोगे तो डेफिनेट रूप से उसको परेशानी सामना करना पड़ेगा। तो क्या ये कोचिंग संस्थान इन बच्चों को परेशानियों में डाल रहे हैं? RPMT 1995 में राजस्थान टॉप किया था, तो हमने तो बस अपने दोस्तों के साथियों के साथ आपस में पढ़ते हुए और करते हुए पढ़ाई की। और मेरा तो ये मानना है जो कोचिंग है या कोटा है वो आपको शेप करने में, आपको तैयार करने में मदद करता है, ना कि कोई मानसिक दबाव देता है। ऐसा कोई मानसिक दबाव हम पर नहीं था और ना ही आज के स्टूडेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि PMT नीट ये अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि इनमें सीट निर्धारित हैं और जितने लोगों का होना है वो होगा। बाकी और भी हमारे साथ के लोग थे, हम 500 लोग थे जिनमें से 60 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन बचे हुए 440 भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं। और हमें उस समय बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था और आज के बच्चों को भी कोई प्रेशर, ना ही उनके पेरेंट्स को ऐसा कोई होना चाहिए और ना ही कोई ऐसा प्रेशर महसूस होना चाहिए। कोशिश ये नहीं हो रही कि बच्चे की उम्र से पहले ही शेप देने की कोशिश की जाने लगी है अब एजुकेशन में, कि 5वीं 6वीं से उसको एक प्रेशर में ले लेते हैं कि आप एडमिशन कराइए और 10th करिए, 10th के बाद 12th कर रहा है, उसके बाद मेडिकल की आती है, लेकिन उसको 6th क्लास से आज की तारीख में स्कूल से तो स्कूलिंग तो उसकी खत्म सी हो गई है। कहीं नहीं लगता कि बच्चे का शेप इसमें डैमेज हो? नहीं, पढ़ाई ओरिएंटेशन होना चाहिए कि भाई आप की जैसे जो रुचि के अनुसार उसको डेवलप करें, ग्रूम करें बच्चे को, ओरिएंटेशन उसका जान सकते हैं। बट पढ़ाई तो जो क्लास की है, जो बच्चे को शेप देने का काम है, वो तो चलता रहना चाहिए। बाकी 9वीं 10वीं से बच्चे को उसके बारे में बताया जा सकता है कि कैसे डॉक्टर बनना है, क्या पढ़ाई करनी है, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर 9वीं 10वीं करते हुए भी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी उसको बताते रहें, क्योंकि ऐसी पढ़ाई 9th 10th में नहीं होती कि जो नीट और IIT के काम आए, वो 11th 12th से ही शुरू होती है। पर उसको एक ओरिएंटेशन और ग्रूमिंग करने का काम किया जा सकता है इस दौरान। तो कोचिंग संस्थानों की भले ही इसमें भूमिका होती हो, थोड़ी बहुत होती हो, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में आए हैं, वो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कोचिंग संस्थानों को इतना दोष देना ठीक नहीं है। अभिभावकों को भी एक जिम्मेदारी होती है। तो क्या यह बात सच है कि आज जो बच्चे तनाव में चल रहे हैं उसका प्रमुख कारण अभिभावकों की महत्वाकांक्षा है? अभिभावक इतने महत्वाकांक्षी हो चुके हैं कि वो अपने बच्चे को वक्त से पहले ही शेप देने लगे। क्या ये एजुकेशन सिस्टम उनको सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ने देगा? क्या उनको सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे नहीं बढ़ने देगा? क्या इस तरीके का तनाव जब डॉक्टर्स की पढ़ाई होती थी तब भी हुआ करता था, या उसमें अंतर है? इस बात को भी समझना जरूरी है कि यह अंतर आया क्यों। तो जो डॉक्टर्स इस कार्यक्रम में आए उससे हमारी भी बातचीत हुई और उनके अनुभव भले ही कोचिंग को लेकर अच्छे रहे, लेकिन जिंदगी को लेकर उन्होंने वास्तविकता में अपना डॉक्टर का धर्म निभाया और यह बताया कि आज की तारीख में एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके का बदलाव आया है और जो तनाव उनके ऊपर था वो आज के बच्चों पर कितना अधिक हो चुका है और अभिभावकों को इस दिशा में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। जो है पेरेंट्स ज़्यादा एंशियस हैं। पुराने पेरेंट्स जो थे, मतलब हम लोगों के जो पेरेंट्स थे जनरेशन में, वहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता था, ना कोई पीयर प्रेशर होता था कि आप पढ़ाई करें। वो कहते थे कि आप अपना मेहनत करें, आप अपना कर्म करें, रिज़ल्ट जो भी होगा वो ऊपर वाले के हाथ है, आप मेहनत करें अपनी। ये पहले जो पेरेंट्स का ये था। अब पेरेंट्स का ये है कि वी वांट रिज़ल्ट। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मॉडिफाई होना चाहिए और समय के हिसाब से चलना चाहिए कि बच्चों के ऊपर हम ज़्यादा या उनकी क्षमता से ज़्यादा उन पर प्रेशर ना डालें। एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है कहीं ना कहीं, जो एजुकेशन का एक लेवल था और आज की तारीख का जो लेवल हुआ। सर, थोड़ा कंपटीशन बढ़ने की वजह से एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसीज़ भी आ रही हैं। तो हम लोग जब थे 9th 10th हम एक साथ दिया करते थे, आज बच्चा 9th अलग देता है, 10th में भी PT1 PT2 करके अलग अलग करके देता है। तो एज ए होल सिलेबस को करना और थोड़ा सेक्शन में करना, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो बच्चे का जो माइंड सेट है वो हम उस हिसाब से डेवलप करें कि उसको थोड़ा सा फाइट करना है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर ना। स्कूलिंग ज़रूरी है, बिल्कुल सही बात है। कोचिंग और स्कूल में बहुत फ़र्क है, पर इसके लिए कोचिंग को ब्लेम करना टोटली गलत है। ये पेरेंट्स ही हैं जो हाइपर एक्साइटेड पेरेंट्स हैं कुछ,
उन लोगों की होती है कि मेरे बेटे को मेरे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, उसको शुरू से ही कि ये तो लेट हो गया, मैं तो उसका 5th में एडमिशन करा दूँ। वो जो मानसिकता है वो पेरेंट्स की है। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले एटलीस्ट बच्चे को खुद की समझ हो, 14, 15, 16 साल तक तो उसका दूसरी चीज़ों में ध्यान हो, खेल में हो और खाने पीने की चीज़ों में हो। उल्टी सीधी चीज़ों पे तो पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो बर्गर खा रहा है बच्चा, पेस्ट्री में लगा हुआ है और छठवें से उसको भेज देते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत दूर दूर से पेशेंट्स को, बच्चों को यहाँ भेज देते हैं, वो गलत है। अगर आप साथ रह के भी अगर उनको तैयारी करा सकें, और इतना जल्दी नहीं भेजना चाहिए। और इसके लिए कोचिंग नहीं रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर भी जो सोसाइटी की टेंडेंसी चल रही है उसके भी आप रीजंस के पीछे जाएंगे तो कहीं प्यार है, कहीं पैसा है। पढ़ाई बहुत कम केसेस में आपको जानने को मिलेगी कि कहीं पढ़ाई की वजह से, प्रेशर की वजह से बच्चे ने सुसाइड किया। रीजंस और भी बहुत निकलते हैं। तो कोटा शहर आज शिक्षा नगरी के उस मुकाम पर पहुंच गया है जो पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे समय में आपको यह बताना भी जरूरी है कि आखिर ऐसी स्थिति में कोटा शहर पहुंचा कैसे, उसने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया। तो हम आपको बताते हैं कि कोटा शहर में जो कोचिंग के संस्थापक माने जाते हैं, जो एजुकेशन के सिस्टम को स्थापित करने के संस्थापक माने जाते हैं, वो है टीजी गोल्डस्मिथ, जो कि CMI नाम से एक कोचिंग चलाते थे और बिल्कुल एक शिक्षा का परिपक्व पवित्र मकसद रख के बच्चों को शिक्षा दिया। इसके अलावा गणेश तारे शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम काफी तेजी से ऊपर किए हुए थे और बच्चों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। राजेश और ब्रजेश महेश्वरी, जो कि इस समय एलन कोचिंग के संस्थापकों में से हैं, ये इनके द्वारा भी कोचिंग संस्थान संचालित की जाती थी। कोटा तो हमारी जान है, हमारे दिल में बसता है। और आज जब कोटा के अंदर एंटर करते हैं तो ऐसा लगता है कि नया कोटा बन गया है। ये कोटा इतना सुंदर और इतना अच्छा बन गया है। और कोटा का मैं आपको बात बताऊं, जब उस टाइम पे मैं एम्स का एग्ज़ाम देने गया था और तो उस टाइम पे मुझसे पूछा गया कि कोटा क्या, कोटा कहाँ है कोटा। तो मैंने बोला कोटा इज़ फेमस फॉर कोटा कचौरी, कोटा साड़ी एंड कोटा स्टोन। और आज उसके बाद में पता लगा है कोटा सेकेंडरी हो गया एलन के आगे, तो एलन इज़ बेस्ट। बंसल सर मैथमेटिक्स की कोचिंग देते थे। एजुकेशन का जो सिस्टम था यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने की जो स्थिति थी कि किन बच्चों को मेडिकल के लिए ट्रेन किया जाएगा, किन बच्चों को IIT के लिए कोचिंग दी जाएगी, उनको एक पूरा टेस्टिंग सिस्टम होता था। उनके टेस्ट पेपर लिए जाते, उस टेस्ट पेपर में जो पास हो जाते थे उन्हीं बच्चों को बंसल सर अपने यहाँ पर कोचिंग देते। और जो नहीं पास हो पाते थे वो रेजोनेंस जो कोचिंग था, एक बड़ा नाम हुआ करता था उस समय IIT की कोचिंग के क्षेत्र में, वहाँ पर बच्चे जाके कोचिंग लेते थे और कोशिश करते थे कि वो भी मेडिकल की बड़ी परीक्षाओं में पास हो जाए। इस बीच जो बड़ा नाम चल रहा था मेडिकल कोचिंग में, वो था एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट। एलन केवल मेडिकल की कोचिंग की तैयारी कराता था और लंबे समय तक वो कोचिंग कराता। हम लोगों ने एलन से शुरू में जब 94-95 बैच है, एलन से ही पढ़ाई की है। और एलन ने जो हमें एक राह दिखाई, हमें उस सिलेक्शन होने के बाद फिर मैं मेडिकल से मैंने MBBS की, DGO किया। उसके बाद मैं प्रेजेंटली अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चीफ हेल्थ ऑफिसर हूँ और बस एलन की वजह से ही हूँ, ये समझ लीजिए। इसके अलावा फिर कई जगह से फैकल्टीज टूटी, कई फैकल्टीज ने अपने कोचिंग खुद के संस्थान डाले, कईयों ने संगठित होकर एकदम अलग हुए और कोचिंग संस्थानों की स्थापना की। ऐसे करते करते कोटा में कोचिंग का एक बड़ा सेक्टर घटा। यहाँ बच्चा जो पढ़ने आता था उसे कई विकल्प मौजूद रहते थे कि किस कोचिंग में मौजूद है। यह भी दौर लंबे समय तक चला। सारे कोचिंग संस्थान यहाँ पर स्थापित थे, लेकिन धीरे धीरे इसका व्यवसायीकरण इतनी तेजी से हुआ, तोड़-फोड़ कोचिंगों में होने शुरू हो गए। मिड सेशन में लेक्चरर्स एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग में जाने लगे, उनको मोटी फीस पढ़ाने के एवज में दी जाने लगी, जिस कारण से चलते बीच सेशन में ही अभिभावक, या माफ कीजिएगा, बीच सेशन में ही लेक्चरर्स एक कोचिंग छोड़ के दूसरी कोचिंग चले जाते। इस कारण से बच्चों को नुकसान तो होता था, लेकिन बच्चों का इधर उधर जाना भी हो जाता।
ऐसे में एक बच्चा जो बरसों से एक ही जगह पे पढ़ता रहा, वो दूसरी जगह पे जाके कोचिंग करता है। कुछ समय के अगर उसके वहाँ पर कोचिंग कर ली और वो सक्सेस हो गया, तो उस सक्सेस को नया कोचिंग संस्थान अपनी सक्सेस करके दिखाने लगा। इस तरीके से कोचिंग का दौर आगे बढ़ता रहा और उस मुकाम पर पहुंच गया जहाँ कोटा का नाम होने लगा। ये एक कोचिंग का पूरा स्ट्रक्चर था। लेकिन उसके बाद ये स्ट्रक्चर डैमेज होना शुरू हुआ। वो डैमेज कैसे हुआ कि एक कोचिंग संस्थान की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ती चली गई कि उसने ज़्यादातर कोचिंगों को डैमेज करना शुरू कर दिया। बड़ी मोटी फीस देके उस कोचिंग संस्थान के बच्चे तोड़ने, स्टूडेंट्स तोड़ने, लेक्चर्स तोड़ने का काम शुरू हुआ। अगर बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग लेक्चरर्स टूटे तो नई कोचिंगों की स्थापना कर दी गई। इस तरीके से धीरे धीरे कोटा शहर में जो 8-10 कोचिंग संस्थानों का दबदबा हुआ करता था, वो सिमट के केवल एक कोचिंग संस्थान पर है। अब ऐसी स्थिति अगर कोचिंग संस्थान की हो गई है, तो फिर अब पत्रकारों का बोलना जरूरी हो जाता है, यहाँ के मीडिया का बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ परंपरा तभी आती है जब एक जगह कई विकल्प मौजूद रहे। आपने ये देखा भी होगा, आप अगर कपड़े बाजार में जाते हैं तो कपड़े का एक पूरा बाजार होता है। ज़्यादातर लोग वहीं जाने की सोचते हैं जहाँ कपड़े की कई दुकानें, या फूड कोर्ट की तरफ आप जाएंगे तो सड़क के किनारे भी देख लेंगे, जहाँ एक दुकान होगी वहाँ लोग नहीं रुकेंगे, लेकिन जहाँ एक पूरा फूड कोर्ट होगा, जहाँ 10-15 दुकानें या ठेले खड़े होंगे, वहाँ पर फूड लोगों के पैर ज़्यादा पड़ेंगे। यही सिस्टम अगर व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए तो कोचिंग सिस्टम में भी लागू होता है, और एक कोचिंग संस्थान के भरोसे इस शहर को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि दर्जनों इंडस्ट्रीज कोटा में बंद हो सकती हैं, हाशिए पर जा सकती हैं, तो एक कोचिंग संस्थान के हाशिए पर जाने का समय भी आ सकता है। और अगर वो समय आ गया तो कोटा एक बार फिर गर्त में चला जाएगा, जो इस शहर के लिए हितकर नहीं। इसलिए बाकी कोचिंग संस्थानों का भी यहाँ पर तटस्थ रहना या मजबूत रहना आवश्यक है। ये उनका विकल्प है। लोगों को खुद इस विषय पर सोचना चाहिए, किस जगह पे एजुकेशन बढ़िया दी जा रही है, किस जगह पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। रिजल्ट अच्छे माना केवल आप संख्या के आधार पर ना छोड़ें। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, संख्या कितनी है, उनका औसत कितना है, यह भी आपको सोचना है। आप अपने बच्चे का भविष्य बनाने जा रहे हैं, इसलिए आपको एनालिसिस बहुत मजबूत स्तर पर करना होगा। अगर किसी कोचिंग संस्थान के 1000 बच्चे आईआईटी मेडिकल में पास हो रहे हैं, तो आप पहले ये बात की जानकारी जुटाइए कि उस इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी सफलता का रेशियो क्या है। और अगर किसी इंस्टीट्यूट के कम बच्चे हो रहे हैं, तो वो देखिए कि वो इंस्टीट्यूट कितने बच्चों को पढ़ा रहा था और उसमें से कितने बच्चे सक्सेस हुए। हो सकता है कि ये एनालिसिस आपको एक बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर दे। स्थिति कोटा शहर की बेहतर है, एजुकेशन का माहौल है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इस माहौल को बरकरार रखना भी जरूरी है। ये बात मैंने आपको कोचिंग सेक्टर के विषय पर बताई है, लेकिन एक बार फिर वापस लौटता हूं कि जो कार्यक्रम यहां आयोजित हो रहा था, उसके विषय पर मैं आपसे बात करूं। अच्छा है आपने अपने सक्सेस डॉक्टर्स को बुलाया, उनको यहां पर विजिट कराई, यहाँ पर अच्छा काम कराया, उनको दिखाया, उनकी भावनाओं को व्यक्त कराया, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कोटा शहर में आत्महत्याओं का दौर चल रहा है, जिस तरीके से घरों के चिराग गुजरे हैं, वह भी सोचने वाली बात है। अगर ऐसे समय में आप उन लोगों को बुलाते तो इस समय एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या जो लाखों स्टूडेंट्स कोटा शहर में पढ़ रहे हैं, वो सभी मेडिकल में सेलेक्ट हो जाते हैं? क्या वो सभी आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं। जब वो सेलेक्ट नहीं होते, कुछ एक संख्या में सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी स्टूडेंटों का भविष्य क्या होता है? क्या सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं? सारे डॉक्टर्स नहीं बन पाते तो वो क्या बनते हैं? क्या लाइन चुनते हैं? क्या उनका भविष्य है? इस विषय पे भी सोचना होगा, क्योंकि सारे के सारे चपरासी तो बन नहीं गए होंगे, या सारे के सारे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर में तो बैठ नहीं गए होंगे, या सारे अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के जो सक्सेस नहीं हुए
वो घर में चूल्हा चक्का तो करने नहीं लगे, वो भी आगे ना रास्ता तो उन्होंने तय किया ही होगा। और शायद वो रास्ता आज जो सफलताएं दिखाई जा रही हैं उससे भी ज़्यादा सफल हो सकता। इससे आपसे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई मेडिकल में डॉक्टर नहीं बन पाया या IIT करके इंजीनियर नहीं बन पाया तो वह जिंदगी में कुछ नहीं बन पाया। ऐसे भी शायद उदाहरण होंगे जो दोनों चीजें क्रैक ना करने के बावजूद बड़े स्तर पर सफलता हासिल कर चुके हैं। आज के जो आत्महत्याओं का दौर चल रहा है और जो बच्चों के तनाव की स्थिति है, उस दौर में अगर यह कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे सफल प्रतिभाओं को सामने लाता जिन्होंने मेडिकल भी क्रैक नहीं करी, जिन्होंने IIT भी क्रैक नहीं करी, और वो इन संस्थानों से एजुकेशन लेके गए, कोटा शहर से मेडिकल और IIT की कोचिंग लेके गए लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हुए, उसके बावजूद उन्होंने अपने ज़िंदगी का सफ़र किया और सफलता के उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर अन्य दूसरे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स नहीं पहुंच पाए। अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे प्रतिभाओं को बुला के या ऐसे सफल उदाहरणों को बुलाकर यहाँ पर बच्चों के सामने पेश करता तो शायद बच्चों के दिमाग से तनाव भी कम होता और बच्चों को यह भी महसूस होता कि अगर IIT या मेडिकल में हम सक्सेस नहीं हो पाए तो जिंदगी में और भी है। नमस्कार, मैं पीयूष।